नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं ऋषिकेश में हूं और हमारे साथ है ऋषिकेश की पूर्व मेयर अनीता ममगाई जी। जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर किसी ने शुरू कर दी है जो विधायक बनना चाहता है अपने क्षेत्र में। तो ऐसी ही कुछ खबरें आ रही है, उड़ते उड़ते आ रही है कि सच में कुछ ऐसा है कि आप भी दावेदारी कर रही हैं इस बार विधायक के लिए ऋषिकेश विधानसभा से। हाँ, निश्चित तौर पर मेरी पूरी दावेदारी है विधानसभा ऋषिकेश के लिए। जी, जिस तरह से अभी जो आपका जो कार्यकाल था, तो ऐसी क्या बड़ी आपको लगता है कि क्या आपने ऐसे बड़े काम किए, 3 कोई बड़े काम, जिसके बेस पे अब आप विधायक की दावेदारी कर रही हैं? देखिए, मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऋषिकेश में प्रथम महापौर के तौर पर अनीता ममगाई पे विश्वास जताया और जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। हमारा जो पार्टी का मूल मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हमारा प्रयास, तो उस मूल मंत्र के हिसाब से हमने काम करा। लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पे पूर्ण तरह से खरा उतरने का प्रयास करा। मेरे कार्यकाल के दौरान कोरोना काल आ गया, 2 साल कोरोना काल में चल गए, लेकिन वो भी मैं अपना एक बहुत बड़ा कर्तव्य समझती हूँ और बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि उन 2 सालों में कोरोना से बचाने के लिए जिस समय की कोई दवाई नहीं थी और एक स्वच्छता और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव वही उसकी दवाई मानी जा रही थी, तो उस पे हमने पूरी तरह से काम करा। मैंने खुद अपने जो सैनिटाइज़र के जो आपातकाल जो हमारे वाहन थे, उनको खुद स्टीयरिंग संभाली, खुद गाड़ियाँ चलाई, सैनिटाइज़र करा, अपने स्वच्छता कर्मियों के साथ में, अपने पर्यावरण मित्रों के साथ में पूरा फील्ड में रहे हम। शहर को हमने अपने उस कोरोना काल से भी बचाया और जो निगम की पहली प्राथमिकता होती है स्वच्छता, शहर की स्वच्छता बनाए रखना। सीमित संसाधनों में निगम के बहुत सीमित संसाधन थे, उनमें हमने शहर को स्वच्छता में वो स्थान प्राप्त करवाया जो कि हमारे उत्तराखंड में प्रथम स्थान और पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान स्वच्छता में अपने शहर को मिला, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से आने वाला यात्री ऋषिकेश में आता है, तो उसके मन में वही भाव जाए, जिस भाव के साथ में वो आता है वो चीज़ उसको ऋषिकेश में दिखे। तो इसमें हमने रात्रि सफाई व्यवस्था से लेके सारी सफाई व्यवस्थाएं रखी। दूसरा काम, अपने जो पथ प्रकाश की बातें होती हैं जिसमें कि एक्सीडेंट बहुत होते थे अंधेरे के कारण, हमने पथ प्रकाश में कोई भी अपनी गली मोहल्ले सड़क कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि हमने उसको वंचित रखा हुआ, पूरा चाक चौबंद पथ प्रकाश सुविधाएं करी। मुख्य होता है जो हमारे प्रवेश द्वार हैं, किसी भी शहर में यदि हम प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका प्रवेश द्वार देखा जाता है। उन जगहों पे हमने अपने महापुरुषों के नाम के चौराहे बनाए, उनके आदमकद मूर्तियाँ लगाई ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको याद रखें। उसमें चाहे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे हमारे उत्तराखंड के जो पृथक उत्तराखंड लड़ाई के प्रणेता रहे हैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की वो मूर्ति हो, पर्यावरण की दृष्टि से गौरा देवी चौक हो और राष्ट्रीय वीर जो हमारे सोहेलदेव महाराज जी रहे हैं, तो सभी के हमने चौक चौराहों पे उनके मूर्तियाँ लगाने का काम करा है और बड़े बड़े वहाँ पे उनके चौक बनाए हैं। दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ी बात जो ऋषिकेश का पिछले लंबे समय से जो स्वरूप बिगड़ रहा था, यहाँ के आश्रम धर्मशालाएं लगातार खुर्द-बुर्द हो रहे थे। यात्रियों को रहने के लिए जिन दानदाताओं ने, जिन महापुरुषों ने यहाँ पर अपने धर्मशालाएं बनाए थे, आश्रम बनाए थे, तो बड़ी तेजी से खुर्द-बुर्द होके उनको भूमाफियों के तेजी से उनको अपने कब्जों में कर रहे थे। उस पे हमने पूर्णतः रोक लगाई, पूरी तरह से उनको जो ज़मीनें बची हुई थी उस केस को हम कोर्ट में ले गए ताकि ये नगर निगम में मर्ज हों और ये जनता के काम आए। तो उस पे पूरी तरह से ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ में हमने 5 साल तक जनता की सेवा करी। यहाँ पे जितना प्रयास है, मैं सड़क नाली की बात नहीं करूँगी, उससे ऊपर के भी जितने भी विकास कार्य हो सकते थे वो सारे विकास कार्य हमने 5 साल के कार्यकाल में ऋषिकेश में करके दिए हैं। कुछ ऐसे कार्य जो आपके जो वादे रहे
होंगे वो पूरे नहीं हो पाए होंगे? कुछ ऐसे हैं जिनको आप आगे करना चाहती हैं और किसे ज़िम्मेदार मानती हैं आप ये वादे जो आपके पूरे नहीं हो पाए? देखिए हमारा मैं अपने आप को बड़े आत्मविश्वास के साथ में इस चीज़ को कहती हूँ कहीं पे भी कि मेरी जो पत्रिका है, मैंने उसमें अपना घोषणा पत्र जब हम जनता के बीच में गए थे, तो शहर की जो समस्याएँ थी उसके जो घोषणा पत्र बना था और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे कि हमको आप जिताइए तो इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि उसमें से हमने लगभग 95% मुद्दों को पूरा करा है और अपनी किताब में उन घोषणा पत्र को भी छापा है। लोगों को भी घोषणा पत्र बाँटा है कि 5 साल बाद जब हम फिर आपके पास आएँगे, तो आप इनमें से देखना कि कितने काम इसमें से धरातल पे उतरे हैं। मैक्सिमम काम उसमें धरातल पे उतरे हुए हैं। बहुत सारे काम जो है कि लंबी परियोजनाएँ होती हैं, जो उस समय हमने शुरू करी थी, वो इस समय गतिमान हैं। तो विकास कार्य जैसे बहुत सी चीज़ें हैं कि गतिमान जो चीज़ें गतिमान हैं, वो ऐसे बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ हैं कि वो उस शॉर्ट पीरियड में पूरी नहीं हो सकती थी, अभी वो चल रही हैं। जिस तरह से पार्किंग की बात है। पार्किंग की बात है तो पार्किंग का हमारा नगर निगम का जो हमारा का कैंपस था, उसके अंदर हमारा मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का और बहुउद्देश्य भवन बनाने का ताकि बिजली, पानी के बिल, एटीएम, बैंक सारे एक ही छत के नीचे आएँ। उसमें हमने बड़ी प्राथमिकता के साथ में काम करा है, बहुत लगन के साथ में काम करा है। हमारे पूरे बोर्ड ने उसमें कई बार के प्रोजेक्ट उन्होंने हमको डेमो भी दिखाया, उसपे हमने आगे स्पेशल बोर्ड बैठक भी बुलाई है। लेकिन कुछ काम रहे हैं कि एमडीडे ने बीच में उसको रोक दिया था, जबकि हम चाहते थे कि वो बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिस प्रकार से ऋषिकेश शहर के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और उससे व्यापार प्रभावित होता है पार्किंग ना होने से। तो हम चाहते थे कि वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो, लेकिन बीच में उसको एमडीडे ने रोक दिया था और फिर दोबारा वो शुरू हो गया है। तो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने उसको बड़ी तेज़ी से उसपे आगे काम करवा रहे हैं। एक ये है कि नगर निगम और विधानसभा, ये दोनों अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो आप यदि विधायक बनते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेगी? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि विधायक के लिए अ, जनता का आशीर्वाद, अपने संगठन का, पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं यहाँ पर विधायक लड़ती हूँ, तो मेरा निश्चित तौर पे पूरा फ़ोकस रहेगा वो सड़क और नाली तो कोई भी बना देगा। सड़क नालियाँ बनाने के लिए नगर निकायाँ हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो भी बनाएँगे। लेकिन हमारे जो मुख्य बड़े मुद्दे हैं, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे लॉ कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर हमारे हरिपुर कला से और ऋषिकेश तक बीच में कहीं पे भी कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो कि 24 घंटे चल सके। किसी को कुछ तकलीफ होती है तो एम्स और ऋषिकेश सरकारी अस्पताल आने से पहले उनको बीच में उपचार मिलना चाहिए। ऐसे 24 घंटे के लिए कोई हमारा स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र की रहती है, वो रहती है कि बरसात के टाइम पे जो पानी आता है, जंगलों से पानी आता है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के, ग्रामीणों के खेतों को, घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है। तो उसमें बाढ़ नियंत्रण दीवार का बनना बहुत ज़रूरी है। चकबंदी का काम होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें वहाँ पे हम उनको रोक सकें। यदि भाजपा आपको टिकट देती है, तो आपका विज़न अगले 5 सालों तक क्या रहेगा? निश्चित तौर पर जो हमारा विज़न है कि ये ऋषिकेश एक विश्व पटल पर अंकित शहर है और ऋषिकेश की एक सब जगह एक अपनी अलग पहचान है। यहाँ पहले तो पूरा उत्तराखंडी पर्यटक पे निर्भर है, तो ऋषिकेश में एक पूरी तरह से पर्यटक पे निर्भर शहर है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं कि जिसमें कि किसी को रोज़गार मिले। यहाँ के नौजवानों को किस प्रकार से रोज़गार मिल सके, किस प्रकार से वो अपना रोज़गार भी चलाएँ, तो पर्यटकों का आवागमन किस प्रकार से ज़्यादा रहे। ऐसे नहीं कि हमने शहर में जाम लग रहा है, शहर में भीड़ हो रही है, तो हमने पर्यटकों को बाहर भेज दिया, बाईपास से बाहर ही कर दिया उनको। तो शहर वालों को तो कुछ लाभ हुआ ही नहीं। यदि पर्यटक शहर के अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी कैसे? तो अपने क्षेत्र के अंदर
उन सारी चीज़ों को दूर करना है, जिससे कि पर्यटक भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, यहाँ का व्यापार भी बढ़े ऋषिकेश का, और रोजगार की दृष्टि से हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिले। जब आप मेयर थे तो कोई विकास कार्यों का जो सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड आपने कुछ तैयार किया होगा? हाँ, निश्चित तौर पर पूरी 5 साल की किताब तैयार कर रखी है, और उसमें है कि अपने ट्रिपल इंजन का कमाल, 5 साल बेमिसाल, वो हमारी किताब है। और मुझे तो लगता है कि हर घर तक वो पहुँची भी है, जहाँ तक नहीं भी पहुँची होगी वहाँ तक उसे पहुँचाएँगे, और पूरे धरातल के तथ्यों के साथ में है। और वो काम हमने निश्चित तौर पे ट्रिपल इंजन का ही कमाल था, कि जो कि बहुत सारी योजनाएँ हमारी केंद्र के हैं। यहाँ पे यदि आर्थिक स्थिति के हिसाब से हम कमज़ोर रहे तो केंद्र से योजना लेके आए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी उस समय जो थे, उन्होंने हमको सहायता करी यहाँ पर, यहाँ के विकास कार्यों के लिए। अपने राज्य सरकार ने लगातार उस पे विकास कार्यों में यहाँ पे सहयोग करा है। स्थानीय निकाय होने के कारण हमने उस पे आगे बढ़ाया है धरातल पे। तो जो ट्रिपल इंजन का कमाल था, वो सारी हमारी बुकलेट है, उसके उन तथ्यों के साथ में, उन मुद्दों के साथ में हम जनता के बीच में जाएँगे। और पार्टी का पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, मैं लंबे समय से, मैं 8 जुलाई 2007 से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम कर रही हूँ। मैं मंडल अध्यक्ष बन गई थी उस समय, और उससे पहले भी सक्रिय कार्यकर्ता रही हूँ। आज भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की संगठन की सेवा कर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करती है, तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट इस बार उत्तराखंड में देगी। जिस प्रकार से महिलाएं, ये उत्तराखंड, पृथक उत्तराखंड राज्य महिलाओं की देन है, तो इससे हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य अटल जी की देन है। और हमारा नारा भी रहा है कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य को दिया है, मोदी जी उसको संभाल रहे हैं, हमारे धामी जी उसको संभाल रहे हैं, जितने भी हमारे डबल इंजन की सरकार ने उसको संभाला है। तो हम पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि इस समय ऋषिकेश से अनीता ममगाई को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, और जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा, और पूरी तरह से हम जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। दीदी, जिस तरह से देखा जा रहा है कई सालों से, कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं, युवा भाजपा कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी हैं उनमें जो बहुत समय से लगी हुई हैं। पिछली बार भी कई महिलाओं ने, कई वरिष्ठ जो भाजपा के थे उन्होंने दावेदारी की। आप कैसे उनमें से खुद को अलग, बेहतर उम्मीदवार समझती हैं? कैसे समझते हैं आप? देखिए, इस चीज़ के लिए तो हमारी पार्टी अपना सर्वे करवाती है, और हमें बड़ी खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे नंबर 1 राजनीतिक दल बन चुका है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, योग्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। सभी को आशा और अपेक्षा रहती है कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, उस संगठन में हमको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और निश्चित तौर पे होना भी चाहिए। हर किसी की अपेक्षा रहती है कि हम आगे बढ़ें, और अपनी पार्टी से मांगने का सबको अधिकार है। तो ऐसे नहीं है कि मैं उनमें से बहुत अलग हूँ। मैं इतना ही अपने आप को कह सकती हूँ कि पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जहाँ पे भी जब पार्टी ने संगठन के रूप में मुझे मंडल अध्यक्ष के रूप में, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी जिले पहले परवदून जिले के अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद पछवादून परवदून एक हो गए, फिर दोबारा मुझे जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी जो सौंपी गई, तो मैंने जितनी भी जिम्मेदारियां पार्टी ने जब मुझे दी हैं, मैंने उन जिम्मेदारियों को बड़ी सक्रियता से और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से निभाया है। चाहे उसमें मेयर का पद रहा हो, तो सभी पदों को जनप्रतिनिधि के रूप में भी और संगठन के रूप में भी बड़े ईमानदारी से और बड़ी सक्रियता से पार्टी के सिद्धांतों के साथ में उसको आगे बढ़ाया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देगी। कुछ सवाल जनता की ओर से, क्योंकि अभी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का ये समय चल रहा है, अभी विश्व युद्ध जो था, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई है।
तो कईयों की तो नौकरियां भी जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए क्या रोड मैप है उनके रोजगार स्वरोजगार के लिए? देखिए, विश्व स्तर पे इस समय जो युद्ध चल रहा है, उसमें भारत ने इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति ने, मजबूत इच्छा शक्ति ने और उनके जो कार्य प्रणाली है, उसने जिस प्रकार से अपने देश को संभाला है, हम पूरी तरह से समझते हैं इस बात को कि किस प्रकार से इतनी बड़ी आबादी का 145 करोड़ की आबादी का देश और इस तरह पूरी तरह से संभाल के रखना, पूरी तरह से चलना। उन्होंने समय-समय पे लोगों से आग्रह भी करा है, निवेदन भी करा है कि राष्ट्र हित में जो चीज़ें हो सकती हैं, उसको आप करें। स्वावलंबी कैसे बने, स्किल इंडिया हो, चाहे उसमें जो भी आप रोजगार की बात हो, वो सारी चीज़ें माननीय मोदी जी ने हमेशा शुरू से, आज से नहीं, शुरू से कहा है कि आप आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, उस पे उनका पूरा फोकस रहा। युवाओं के लिए रोजगार कैसे हो, महिलाओं के लिए रोजगार कैसे हो, हम किस प्रकार से स्वदेशी को अपनाएं, मेड इन इंडिया हो उसमें। ये तो सारी चीजें उन्होंने करी हैं उस मैं चीज के लिए। ऋषिकेश स्तर पे बात कर रही हूँ कि ऋषिकेश का युवा कैसे मतलब एक समृद्ध बन पाएगा, क्योंकि बहुत ही दिक्कतें आ रही है युवाओं को, चाहे वो महिला युवा हो या पुरुष युवा। उसमें सीधी सी बात यही मैं आपसे कहूंगी कि रोजगार के साधन कैसे हम उपलब्ध करवा सकते हैं, किस प्रकार से। हर कोई तो नौकरी नहीं लग सकता है। ऋषिकेश क्षेत्र की यदि आप बात कर रहे हैं, तो ऋषिकेश में आप एक भी फैक्ट्री बता दो, कौन सी फैक्ट्री है ऐसे कि जिसमें उनको रोजगार मिल सके। तो यहाँ पे उसमें मैं बात करना चाह रही हूँ, उन चीजों को लाना, आज आईडीपीएल पूरा बंद पड़ा हुआ है। इतने बड़े, हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि हम उस चीज के लिए लड़ेंगे और पूरे प्रमुखता से लड़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे आईडीपीएल जैसे संस्थान, यहाँ पे ऐसे बड़े संस्थान यहाँ पे बने, ताकि यहाँ पे स्थानीय लोगों को, यहाँ के स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। तो उस चीज पे पूरा फोकस करेंगे। जिस तरह से आईडीपीएल की बात हो गई, जो इंडस्ट्रियां हैं छोटी छोटी, उसकी बात हो गई, क्योंकि यदि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में कुछ ऐसा मिल जाएगा तो शायद वो बाहर नहीं जाएंगे। और क्योंकि बाहर यदि कोई अब इतना पढ़ाई करके बाहर जाता है, बेंगलोर जाता है, यदि उसकी सैलरी वहाँ पे 80,000 भी है या 50,000 भी है, तो 40-50 हजार तो उसको वहाँ रहने खाने में लग रहे हैं। यदि यहाँ पे उसको 25 या 30 मिलता है तो शायद वो उसके लिए काफी होगा। निश्चित तौर पर हर कोई चाहता है अपने घर से दूर होना, कोई नहीं चाहता है। यदि उसको सारे साधन वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, युवाओं को रोजगार मिल जाता है, महिलाओं को रोजगार मिल जाता है, तो अपने घर से दूर क्यों जाएगा कोई। तो उसी चीज़ पे हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ, यहाँ पे चाहे वाटर स्पोर्ट्स का काम हो, चाहे यहाँ पे किसी भी डेवलपमेंट का काम हो, आईडीपीएल फैक्ट्री को यहाँ पे पुनः, वहाँ पे क्या हो सकता है जो भी हमारे स्थानीय युवाओं के लिए, रोजगार के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, उसके लिए पूरी तरह से हम प्रयासरत रहेंगे। फिर बात आती है महिला सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की। महिलाओं की सुरक्षा या आम लोगों की सुरक्षा, क्योंकि ये पर्यटन तीर्थ नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी है ऋषिकेश, बाहर से भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से गाँव में भी गोलियां चलने की बात चल रही है, ये देखे गए हैं, और महिलाओं को लेके काफी सेंसिटिव हो चुका है ऋषिकेश। तो क्या कहेंगे आप इस पे? अभी विगत दिनों, अभी जो भट्टोवाला गांव के अंदर जिस प्रकार से ग्रामीण नवयुवकों पे, जो कि नशा, वो लड़के जो बाहर से आए हुए थे और वहाँ पे जो गांव के अंदर वो नशा कर रहे थे, उसे टोकने पे एकदम उन्होंने गोलीबारी कर दी। वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। उस पर चिंता करने के, पूरी तरह से चिंतन और मनन करने के विषय है ये, कि किस प्रकार से अराजकता शहर के अंदर, क्षेत्र के अंदर ना फैले। वो पूरी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते रहेगी कि किसी भी प्रकार के कोई ऐसी हरकत ना कर सके कि यहाँ पे हमारे जो प्रवेश, जो देवभूमि हम इसे कहते हैं, और यहाँ पे जिस निर्भय होके बिल्कुल किसी को
किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए। हमारी महिलाएं चाहे मातृशक्ति हो, उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो 24 घंटे किसी भी समय उनका आवागमन रहेगा, तो उस भय से उनको मुक्त करवाना है कि ऐसे न रहे कि किसी भी समय कोई आके चैन स्नैचिंग कर दे रहा या गोलीबारी कर दे रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई है और उस पे मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने तत्काल वहाँ पे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अब मैं चाहूंगी कि उनको एक कठोर से कठोर सजा, क्योंकि वो सीधा सीधा हत्या का प्रयास था। सौभाग्यशाली रहे हैं हमारे वो नौजवान भाई जिन्होंने कि पूरा संघर्ष भी करा, गोलियां भी खाई और उसके बाद भी एक आरोपी को वहीं पे धर दबोचा। तो वो अच्छा हुआ कि जिस भाई के हमारे जो मनीष व्यास जी थे, उनकी गोली कंधे पे लगी हुई है। अगर वो छाती पे लगती तो कुछ भी हो सकता था। दूसरे भाई की हमारी जांग पे गोली लगी हुई थी, वो भी अगर कहीं दूसरी जगह कहीं लग जाती तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन वो सौभाग्यशाली रहे हैं और ये हमको बहुत सबक सीखने वाला और सिखाने वाला काम हुआ है। तो वो पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा माहौल ना रहे। जो ऋषिकेश से पहले जैसे जाना जाता था उसी स्वरूप में ऋषिकेश रहे। जी। ये पर्यटन नगरी और तीर्थ नगरी है, तो इसके साथ ही कैसे आप जो आम जन हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके हितों को कैसे आप आगे रखेंगे और उनको भी, दोनों को मतलब एक दूसरे से कोई दिक्कत ना आए, तो कैसे आप इसमें सामंजस्य बैठा पाएंगे? मैंने देखो आपको पहले भी कहा कि हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास। उसमें कोई भी ऐसे वो नहीं है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सब एक हैं और सबको समान लेके, उनको सबकी समस्याओं को समान लेके मद्देनजर रखते हुए आगे काम करना है। और ऋषिकेश को एक ऐसा आदर्श विधानसभा बनाना है जिस प्रकार से इसकी पहचान पूरी दुनिया में है, फिर उसी प्रकार से ये विकास के रूप में भी पूरी अलग दुनिया में अलग तरह से पहचाना जाए। अब जाते जाते एक आपकी तरफ से एक संदेश, एक शॉर्ट में, जिससे हम एक शॉर्ट वीडियो भी आपका चला सके कि क्यों आपको टिकट मिलना चाहिए और क्यों आपको विधायक होना चाहिए ऋषिकेश का? मैं जो अपने आप को समझ सकती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि संगठन ने जो जिम्मेदारियां दी, जब संगठन के पदों पे जो जिम्मेदारी मिली उस पे मैंने अपना 100% दे के 21 रही हूँ पर 19 ने रही हूँ उसमें वो कार्य करा। मेयर के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में जब मेयर रही हूँ तो उसमें अपना बहुत बेहतर करने का प्रयास करा, ईमानदारी से काम करा और उस परिभाषा को बदला है लोगों की, जिसमें लोग समझते थे कि नगर निकायां सिर्फ नाली खड़ंचे सड़क तक ही सीमित रहते हैं। हमने उससे ऊपर उठ के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं और आगे भी उसी विश्वास के साथ में पार्टी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से दोबारा यदि विधायक बनने का अगर जनप्रतिनिधि के रूप में मौका मिलता है तो उस विश्वास के साथ में और उस कार्य योजना के साथ में आगे ऋषिकेश का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पूर्व ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई, जिन्होंने ताल ठोक दी है, दावेदारी कर रही हैं ऋषिकेश से विधायक के लिए। तो आप इसी तरह से अन्य लोगों से भी आपको मिलाते रहेंगे और क्या उनके विज़न हैं, कैसे वो काम करेंगे और किस विज़न के साथ वो उतर रहे हैं चुनाव मैदान में। तो इसी तरह से बने रहिए आप उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश से रेखा।